दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा ज्योग्राफी के तीसरे नंबर का लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी का आज कौन सा लेक्चर है? ये हमारा ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है। हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया 331 नंबर से, तो 331 नंबर पढ़ा, 332 नंबर पढ़ा और आज जो हमारी क्लास है ये क्लास है दोस्तों 333वें नंबर की क्लास है। और जो हम कवर कर रहे हैं ये है दोस्तों 9990 सवाल। जबरदस्त है दोस्तों, मतलब 10,000 सवाल के करीब पहुंचने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट दोस्तों पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया। तो आपने अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, फायदा आपका रहेगा, नुकसान फायदा सब आपको पता है। आप समझदार हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो जानते हैं सब कुछ। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हैं। आप जानते हैं कि फाउंडेशन मजबूत होगा तो उसका क्या फायदा आपको मिलेगा, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। सीधे आते हैं दोस्तों अपने मुद्दे पर और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है और एक एक सवाल का सही जवाब देना है। मेरे जो सवाल होते हैं उसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि ऑप्शन आपके सामने लिखा हो और आप नकल मार के अपना जवाब दो। मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे सवाल आ रहा है तो जवाब आपके मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? पहला ही सवाल दोस्तों यहां पर दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं। देखिए जनरली परीक्षा में 3 पूछा जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि जो परीक्षा में पूछा है उससे एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। ठीक है, किस हिसाब से लिख रहा है दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? एरिया वाइज। ठीक है, एरिया किस राज्य का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है ये आपको बताना दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एरिया है दोस्तों राजस्थान का। राजस्थान दोस्तों एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। तीसरे नंबर पे एरिया वाइज दोस्तों महाराष्ट्र का नाम आता है और चौथे नंबर पे दोस्तों जाकर के उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा राज्य है, आप याद रखेंगे। सवाल एक और आता है कि सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और इसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, दो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट देखिए भारत का याद हो जाए बड़ी बात है, लेकिन बाकी का नहीं। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे बड़ा होने के नातकार्य ये आपको याद रखना चाहिए। कितना दोस्तों? 3,42,000, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, 100-200 और इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, इस वजह से राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों थार का मरुस्थल भी है, आधा से ज्यादा इसका हिस्सा तो मरुस्थल का ही है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों कितना क्षेत्रफल है तो याद रखिएगा लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो इसे भी लगे हाथ याद रखेंगे। ये सवाल पूछता है, जनरली इतना नहीं पूछेगा डीप में, केवल ये पूछता है दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन सा है, स्टार्टिंग का 2, 3, 4 इतना आप याद रखिए, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज बात कर रहा है। पॉपुलेशन दोस्तों कैसे पता चलता है दोस्तों? इसके लिए सेंसस रिपोर्ट आती है। क्या आती है दोस्तों? इसके लिए सेंसस रिपोर्ट आती है जिसे हम जनगणना रिपोर्ट कहते हैं। आखिरी जो जनगणना रिपोर्ट थी दोस्तों 2011 में आई। हालांकि नियम ये था कि हर 10 साल में दोस्तों जनगणना रिपोर्ट अपडेट की जाती है, उस हिसाब से 2021 में अपडेट हो जाना चाहिए था, बट कोविड की वजह से जनगणना रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। जो पुराना डेटा है उसी पे हमें बात करना है, वही उसी हिसाब से एवरेज देखेंगे तो नया डेटा में नहीं मुझे लगता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, कुल मिला जुला के पॉपुलेशन वाइज दोस्तों जो सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों कितना रहती है, कहां रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। कितना दोस्तों? तो 20 करोड़ जनसंख्या। कितनी? 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या दोस्तों कुल उत्तर प्रदेश की है। नंबर 2 पर दोस्तों महाराष्ट्र है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जनसंख्या दोस्तों लगभग 12 करोड़ प्लस है। ठीक है, कितना दोस्तों? 12 करोड़। अब देखिए 1-2 तो सबको पता होगा, लेकिन तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है लोगों को नहीं पता होगा। आप याद रखिए दोस्तों बिहार आता है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या दोस्तों 11 करोड़ प्लस है। ठीक है, या इसका आप 11 प्लस लिख लीजिए, 11 प्लस लिख लीजिए, इसका आप 10 प्लस लीजिए। ठीक है, ये एक आंकड़ा लीजिएगा, रेंज लीजिएगा ये। ठीक है, और चौथा स्थान आप विश्वास नहीं करेंगे, चौथा सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो हमेशा जलता रहता है। ठीक है, उस पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां की जनसंख्या दोस्तों 9 से 10 करोड़। ठीक है, 9 से 10 करोड़ का दोस्तों रेंज है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इतना अगर आपको पता है तो काम हो जाएगा। जल्दी पेपर में 1 ही 2 पूछता है, बट मैं आपको जो है इतने डिटेल में लेके चल रहा हूं।
अगला सवाल, एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि चलिए सर मैं मान लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य सर आपने कहा राजस्थान है, दूसरे नंबर पे कहा मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कहा महाराष्ट्र है, चौथे पे आया उत्तर प्रदेश। लेकिन सर अगर परीक्षा में सबसे छोटा पूछ दिया तो बिल्कुल पूछ सकता है ना। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन है, ठीक है, एरिया वाइज क्या बताना दोस्तों, आपको सबसे छोटा बताना है, लिखा तो है, क्यों मैं दो बार लिख रहा हूं, ठीक है। एरिया वाइज क्या बताना दोस्तों, सबसे छोटा राज्य। देखिए अगर आप भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो चीजें आपको पता होगा, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या है, जिसे यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो याद रखेंगे। तो यहां राज्य के बारे, ये सवाल भी राज्य से संबंधित था, केंद्र शासित प्रदेश का सवाल नहीं था, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य अगर एरिया वाइज देखेंगे दोस्तों तो गोवा है, सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज दोस्तों कौन सा है, गोवा है। आप विश्वास कीजिए केवल 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 3702 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आप सोचो कितना छोटा भाई, 4000 भी नहीं है। यहां दोस्तों 4 लाख 3 लाख वाले हैं, यहां 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, यहां 3702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना छोटा राज्य, तभी तो मैं कह रहा हूं भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये आप याद रखेंगे। अंतिम में दोस्तों पुर्तगालियों से इसे छुड़ाया गया, नहीं छुड़ाया जाता तो आज भी गोवा हमारा नहीं था। आजादी के बहुत दिनों बाद तक दोस्तों यहां पुर्तगालियों का अधिकार रहा। उसी तरह से दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य, ये भी तो आपसे पूछ सकता है। तो जब ये पूछेगा दोस्तों तब बताएगा सिक्किम, ठीक है, तब बताएगा सिक्किम। अगर यही दोस्तों सबसे बड़ा बोलता तो आपने पीछे पढ़ा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है जहां की जनसंख्या 20 करोड़ है। कितनी है दोस्तों, 20 करोड़ से अधिक आबादी है। वहीं दोस्तों सिक्किम की आबादी की बात करेंगे तो 6,10,000 आबादी है, ठीक है, 6,10,000 लगभग बता रहा हूं, ठीक है, लगभग 6,10,000 के आसपास की आबादी दोस्तों सिक्किम की। इसी वजह से सिक्किम को सबसे छोटा माना गया है। अच्छा, राजधानी बताने की जरूरत नहीं ना, अपने देश के जितने भी राज्य उनकी राजधानी तो आपको पता ही होगा। अब अगर इतनी जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सीरीज में चला रहा हूं, ये सीरीज के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य है कि आपने कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, किसी किताब से पढ़ा हो या सेल्फ स्टडी किया हो, आप जब ये वीडियो सीरीज देखेंगे ना तो आप वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर हमने पढ़ा तो 30 का 30 सवाल हमारा सही होना चाहिए। मैं ज्यादा सवाल भी लेके नहीं आता, सिर्फ 30 सवाल लेके आता हूं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 30 में 30 सही नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में चूक हो रही है, उस गलती को समय रहते सुधार लिया जाए। अगर नहीं सुधारा जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप आइए इन चीजों को देखिए और समझते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। अपने आप में डिफिकल्ट सवाल, आपने 20 बार ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह के सवाल आपको जल्दी देखने को नहीं मिले होंगे, ठीक है। आता है परीक्षा में, पूछा जा सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है ऐसे सवाल जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते। स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है समझिएगा। स्थल रुद्ध दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्थल दूसरा अवरुद्ध, ठीक है। स्थल अवरुद्ध मतलब हो गया कि ऐसे स्थल जो समुद्र से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े हों, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी यार, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न जुड़े हों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं स्थल अवरुद्ध। क्या कहते हैं, स्थल अवरुद्ध। ऐसे कितने राज्य हैं, अगर हम कुल राज्यों की बात करें, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कुल कितने राज्य हैं, ठीक है, कुल कितने राज्य हैं, तो आप तुरंत कहते हैं दोस्तों कुल राज्यों की संख्या है 28 में से कितने स्थल अवरुद्ध हैं, तो याद रखेगा 20 राज्य दोस्तों क्या है, स्थल अवरुद्ध हैं, वो सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है, वो सीमा साझा नहीं करते हैं। बहुत शानदार सी बात है, इसको आप अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ दोस्तों, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ दोस्तों यह सीमा साझा करता है। क्या बात करते हैं, 8 राज्य से घिरा हुआ राज्य है, हाँ 8 राज्यों से दोस्तों घिरा हुआ है। अरे अकेले 4 को तो सोनभद्र संभाल लेता भाई,
अकेले 4 को सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ये संभाल लेता है। सोनभद्र दोस्तों बिहार को भी टच करता है। सोनभद्र दोस्तों बिहार से अलग हुआ झारखंड उसको भी टच करता है। सोनभद्र दोस्तों एमपी को भी टच करता है। सोनभद्र एमपी से छठे हुए छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। ठीक है, तो समझो इतना तो यही टच कर लिया, इतना तो यही टच कर लिया। बाकी हरिद्वार साइड जाएंगे तो उधर उत्तराखंड टच हो जाएगा। बोलो टच होगा कि नहीं? ठीक है, उधर उत्तराखंड हो जाएगा। आप मथुरा साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब तक दोस्तों पता चलेगा हरियाणा टच हो गया वहां पे। ठीक है, हाँ मथुरा आगे निकलेंगे हरियाणा टच, सर हरियाणा दिल्ली के ऊपर है, मथुरा से आगे बढ़ने के बाद हरियाणा टच हो जाता है। मैप खोलिए देखिए तब समझ में आएगा। हरियाणा भी टच हो जाता है, वहीं राजस्थान भी टच हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? तो इस तरह से आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। ठीक है, कोई चीज दोस्तों तभी कठिन है जब तक वो आपको समझना है। एक बार समझ आने लगा तो फिर धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श, अभी बताया दोस्तों कि वह जिला कौन सा दोस्तों? सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र दोस्तों, सोनभद्र को दोस्तों वाकई भारत का कश्मीर, हमारे उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहिए आप। ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे उत्तर प्रदेश का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का स्वर्ग है, कश्मीर है सोनभद्र, इतना खूबसूरत है। ठीक है, और सोनभद्र दोस्तों किसको किसको छूता है? वो 4 हैं कौन कौन से? तो याद रखेगा, सोनभद्र छूता है बिहार को, बिहार से अलग हुए झारखंड को, सोनभद्र छूता है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इतने राज्यों को दोस्तों छूता है, तो ये सवाल भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला सवाल दे रहा है कि धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? अब देखिए अगर ये सवाल आता है तो बच्चा ये सोचता है कि सर्वाधिक धान उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य दोस्तों कौन है? सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। तभी तो पश्चिम बंगाल में मच्छी भात चलता है। अब बच्चा सोचेगा यार तो ही धान का कटोरा होगा, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाएगा। धान का कटोरा दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो वर्षा होती है दोस्तों, यह एक तरह का जो चक्रवाती वर्षा होती है, याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल से चक्रवात उठा, उस चक्रवात के कारण दोस्तों वर्षा होती है। यहां चक्रवाती वर्षा होती है, उस चक्रवाती वर्षा के कारण जो छत्तीसगढ़ में इस धान के कटोरे का जो क्षेत्र दोस्तों वहां खूब वर्षा होती है, इसीलिए दोस्तों इसे धान का कटोरा कहते हैं। और एक सवाल यहीं पे और याद रखेगा, अगर हम प्रति हेक्टेयर, अगर हम बात यहां करें, परीक्षा में सवाल दे कि प्रति हेक्टेयर धान का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है जो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तब दोस्तों उत्तर आपका बदल जाएगा। गेहूं और चावल दोनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा पंजाब करता है। समझ रहे हैं? 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा माल किसने पैदा किया, अनाज किसने पैदा किया? तो पंजाब। ओवरऑल किसने पैदा किया? पश्चिम बंगाल। जवाब छत्तीसगढ़। आप मुझे बता दो, अगर इतना डीप में जो न पढ़ा होगा कैसे बच्चा सही करेगा? कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? आप बताओ ना। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत अच्छी ये सीरीज है दोस्तों, ऐसे नहीं मैं 10,000 तक चला गया। एक बार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा मन। आप कहोगे सर क्या जबरदस्त सीरीज है, इससे अच्छी सीरीज तो मिल ही नहीं सकती, ऊपर से फ्री में है यार, पैसे भी नहीं देने। अब इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी आप वीडियो नहीं, मुझे नहीं समझ में आता आपको चाहिए क्या? आज के बच्चों को क्या चाहिए? कभी लगता है कंपटीशन बहुत हाई है, कभी लगता है कंपटीशन किस बात का है ये भाई? 10,000 बच्चे भी इसे देख नहीं रहे, किस बात का कंपटीशन है ही नहीं, शून्य है। आप बताइए इस चैप्टर में क्या कमी रही है? आप पढ़िए, किताब उठाइए, पढ़िए और देखिए कितना बढ़िया से आपको एक चीज समझाया जा रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य को बात करा है कि उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का दोस्तों स्थान कहा जाता है, जिसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जानते हैं। तो प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है दोस्तों असम को। किसे कहा जाता है? असम को। असम की राजधानी कहां दोस्तों? असम की राजधानी है दिसपुर। कहां राजधानी है? इसकी राजधानी है दिसपुर। ये आप याद रखेंगे। असम जो है दोस्तों इसे प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है, या पुराने समय में दोस्तों इसे पूर्वी ज्योतिष का दोस्तों स्थान माना जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप चाहे जितना गूगल सर्च करेंगे, किताबों में देखिए नहीं मिलता है। हम भी जब किसी चैप्टर से सवाल बनाते हैं ना, मतलब बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सवाल तैयार होता है। सवाल दे रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मैं आपको बताऊं एक कहानी। अब दोस्तों सवाल तो दे दिया, एक सवाल अभी हाल फिलहाल में परीक्षा में पूछा कि सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक
मसाला मसाला उत्पादक राज्य, ठीक है। ये सवाल आते ही ना भारत का जितना भी बच्चा है सबका दिमाग चाहे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, इन्हीं 4-5 तक जाके दोस्तों सिमट जाएगा कि इसी में से कोई एक है। यही सोचोगे ना, ज्यादातर बच्चा यही सोचता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मसाला वहीं होता होगा, क्योंकि बार बार हम पढ़ते हैं कि मसाला ले जाने के लिए अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी सब आए, सब दक्षिण भारत आए ना, ठीक है। तो दिमाग में रहता है भाई मसाला तो वहीं कहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सर्वाधिक मसाला उत्पादक जो राज्य है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मेरे यहाँ मध्य प्रदेश लिखते ही लोगों ने सोचा 1 मिनट के लिए वीडियो को रोको, पहले बगल में गूगल खोलो और चेक करो कि सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं या फिर हवा हवाई दागे जा रहे हैं। काहे हवा हवाई दागेंगे, हमको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, हमको अपनी इज्जत की परवाह, मतलब मैं गलत पढ़ा दूंगा यार, मैं भी तो रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि सर्वाधिक नहीं पूछा किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो याद रखेगा मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, और जबकि सबसे ज्यादा जो मसाला उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताओ बच्चा क्यों नहीं परेशान होगा भाई, अगर इतना इतना घुमा के पूछेगा सवाल तो काहे नहीं परेशान होगा, परेशानी तो आएगी ना। अगला सवाल करा किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। ये जितने भी राज्य हैं दोस्तों 7 राज्य हैं, ये पूरब की तरफ ही हैं। यहां पर दोस्तों एक शब्द आप पढ़ते हैं इन उत्तर पूर्वी राज्यों को जो भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से जो जुड़ा हुआ है बहुत छोटा सा स्थान जुड़ा हुआ दोस्तों, उसे चिकन नेक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे चिकन नेक कहा जाता है। सर ये मुर्गी वाला चिकन, हाँ उसी को, ठीक है। ये मुर्गी गला जैसे होता है ना, जैसे मतलब अब समझिए सारी चीजें तो खोपड़ी में भरी है, अब पूरे शरीर से बस खाली यही गला है कि जो इस खोपड़ी को जोड़ रहा है, उसी तरह से ये चिकन नेक कहा जाता है। पूरा भारत इतना बड़ा और 7 सिस्टर को जोड़ता कौन है, चिकन नेक ले जाके जोड़ देता है। और 7 सिस्टर में वो 7 हैं कौन कौन से, तो पहले नंबर पे लिखेगा दोस्तों असम, दूसरे नंबर पे लिखेगा दोस्तों अरुणाचल, ठीक है अरुणाचल, तीसरे नंबर पे ट्रिपल एम याद रखेगा, ठीक है। ट्रिपल एम में क्या याद रखेंगे दोस्तों, ट्रिपल एम में याद रखेगा दोस्तों मणिपुर याद रखेंगे, मेघालय याद रखेंगे और मिजोरम याद रखेंगे। मणिपुर, मेघालय और 4 नंबर, 5 नंबर मिजोरम, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये ट्रिपल एम में याद रखेंगे। ये पूरा पूर्वोत्तर के सारे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर लिखिएगा दोस्तों नागालैंड और अंतिम में लिख दीजिएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी कहां पे बताइए, नागालैंड की राजधानी कहां, कोहिमा, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की राजधानी कहां भाई बताइए, बोले शिलोंग, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और असम की राजधानी दिसपुर। यही 7 सिस्टर्स हैं जो चिकन नेक के थ्रू दोस्तों ये भारत से कनेक्टेड हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों उगते सूरज की भूमि के नाम से दोस्तों किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, तो दोस्तों आपने सुना होगा किबीथू के बारे में, ठीक है। किबीथू दोस्तों, किबीथू जो है ये सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है दोस्तों, पूर्वी बिंदु है। यहीं पे दोस्तों सबसे ज्यादा पूर्वी बिंदु, तो सबसे पहले सूरज दोस्तों यहीं उगता है, ठीक है। और ये कहां पर स्थित दोस्तों, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वी पता घूर्णन किस दिशा में करती है, जैसे सूरज पूरब से निकलता पश्चिम में डूबता है, ठीक है, कंफर्म ना। अभी जो पृथ्वी का घूर्णन है ये किस दिशा में होता है आपको पता है, पृथ्वी उल्टा घूमती है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो घूर्णन जो अपने अक्ष पर दोस्तों ये पृथ्वी घूम रही है, ये घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। किधर घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। कंफ्यूज मत होएगा, कभी परीक्षा में सवाल आता है तो बच्चा के दिमाग में आ सकता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम से पूर्व के चक्कर में जो है ये पृथ्वी घूमती है और यहाँ जो है सूरज तो निकलता है पूरब से पश्चिम में, तो कहीं डाउट ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व घूमती है, जैसा सूरज चलता है ठीक उसका अपोजिट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है, ध्यान से पढ़िए, कि किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो सिलिकन स्टेट के नाम से, अच्छा राज्य पूछा है, कभी कभी दोस्तों राज्य भी पूछ लेता है, तो राज्य पूछेगा तो बताएगा दोस्तों कर्नाटक। क्या बताएंगे, कर्नाटक राज्य दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, सिलिकन स्टेट कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों
इसके अलावा दोस्तों कभी कभी वो साइलेंट वैली पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है दोस्तों? साइलेंट वैली नहीं, ठीक है, सिलिकॉन वैली पूछ लेता है। क्या पूछता है? सिलिकॉन वैली पूछ लेता है। जब ये वैली पूछेगा दोस्तों, तब आप कर्नाटक के अंदर ही दोस्तों एक जगह है बंगलुरु। क्या है दोस्तों? बंगलुरु। तब ये बंगलुरु बताएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ स्टेट पूछा है, इस वजह से आपका जवाब अभी के लिए क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब अभी के लिए कर्नाटक होगा। लेकिन अगर आपसे सिलिकॉन वैली पूछता है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगलुरु हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको परीक्षा में देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। कह रहा किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? स्टेट ऑफ मैसूर कुछ और नहीं था दोस्तों, स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को ही कहा जाता था, ठीक है। कर्नाटक को ही क्या कहते थे? स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आसान सा सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है। अगला है कि कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। कोचीन लिख रहा है दोस्तों। अच्छा, एक चीज मैं यहां समझाना चाहूंगा। एक दोस्तों जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति दोस्तों जो भारत आया था, ठीक है, पहला पुर्तगाली व्यक्ति 1498 में दोस्तों भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था वास्को डी गामा। हम कहते हैं भारत की खोज इसने किया। इसने भारत की खोज नहीं किया, इसने भारत पहुंचने के जल मार्ग की खोज किया था। भारत पहुंचने का जल मार्ग ये दोस्तों किसने खोजा था? ये दोस्तों खोजा था वास्को डी गामा ने, ठीक है। और ये जहां पहुंचा था वो स्थान कौन सा था दोस्तों? वो स्थान था कालीकट। कौन सा स्थान था? कालीकट में पहुंचा था। वर्तमान में दोस्तों इस कालीकट को कोझीकोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं कोझीकोड। क्या कहते हैं? कालीकट ना कहके वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? कोझीकोड अलग है और कोचीन अलग है। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल इसीलिए ये टॉपिक यहां पे छेड़ा कि आपको कंफर्म हो जाए कि नहीं क्या है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों आपको क्या यहां पे याद रखना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूछा आपसे जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कौन सा दोस्तों? एर्नाकुलम यहां पे आपका जवाब हो जाएगा, एर्नाकुलम, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो क्लास चलती है बेसिकली ये क्लास तो दोस्तों 9:06 पे चलती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार लेट हो जाता है, आप आराम से किसी भी टाइम जब फ्री हो देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर दोस्तों एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों 31 से शुरू करके दोस्तों 330 पे समाप्त किया गया। तो पूरा का पूरा 100 लेक्चर इसमें दिया गया है, 80 लेक्चर यहाँ दिया गया है और 150 लेक्चर दोस्तों यहाँ दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के आप देखेंगे तो 330 लेक्चर तक दोस्तों पूरी कहानी चली है। अब हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सीरीज से जुड़ने का अपना फायदा है, अगर जुड़े रहेंगे तो मजा दोस्तों खूब आएगा, तैयारी भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को दोस्तों कहा जाता है? भारत का कोहिनूर, ठीक है। अच्छा, कोहिनूर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहां से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? कोहिनूर का हीरा, ठीक है। कोहिनूर का हीरा सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव के पास था। किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव एक शासक थे दोस्तों, ठीक है, तो उनके पास था। बाद में दोस्तों ये हीरा क्या होता है? मलिक काफूर ले लेता है। कौन ले लेता है? मलिक काफूर। मलिक काफूर ये हीरा किसे दे देता है? मलिक काफूर ये हीरा दे देता अलाउद्दीन खिलजी को। करते करते लंबे समय तक दोस्तों चलता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये हीरा मुगल सल्तनत में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नादिर शाह हमला करता है, ये हीरा मुगल सल्तनत से कहां चला जाता है? फारस चला जाता है। फिर घूमते टलते हीरा दोबारा दोस्तों भारत में आता है, ठीक है, पंजाब के महाराजा के पास। बाद में वो अंग्रेजों के पास चला गया और फिर जाके महारानी के मुकुट को सुशोभित करता है, ये आप याद रखें, ठीक है। कोहिनूर का हीरा कहां किसे जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं दोस्तों? कोहिनूर का हीरा कहते हैं। ये अलग अलग भारतीय राज्यों की संज्ञा है, उसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा पाट अंचल किसे कहते हैं? अपने आप में बहुत जबरदस्त सवाल है। पाट अंचल स्पेशली दोस्तों एक क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है, एक क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पाट अंचल कहा जाता है। फिलहाल करा किस भारतीय राज्य में दोस्तों पाट अंचल अवस्थित है? तो याद रखेगा पाट अंचल का छोटा नागपुर भैया झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ राज्य के बारे में पूछा ना कि उस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो आप अब मैं बता के चला जाऊंगा भाई पाट अंचल झारखंड में। झारखंड में किसे पाट अंचल कहते हैं? क्या कुछ नहीं पता तो छोटा नागपुर आप याद रखेंगे, इसे दोस्तों पाट अंचल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा असोम, एक्चुअली असम का ही दूसरा नाम दोस्तों असोम है, याद रखेंगे। पुराना नाम दोस्तों इसका असोम ही था, अब इसे असम बुलाया जाता है, ठीक है, असम। करा असम जो है कितने भारतीय राज्यों से दोस्तों घिरा हुआ है? हम लोग 7 सिस्टर पढ़े जरूर है दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोस्तों बाकी याद रखेगा जो असम है ये वाकई में 7 राज्यों से दोस्तों घिरा हुआ भी है, ठीक है।
कितने राज्यों से दोस्तों? ये अलग अलग 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए क्या दे रहा दोस्तों, कह रहा उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को दोस्तों जोड़ते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा लिख रहा ना, हाँ, तो उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में दोस्तों क्या है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर में जम्मू कश्मीर है। और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में दोस्तों क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा है? राज्य पूछा है या शहर पूछा है? देखिए शहर पूछ रहा है, राज्य आपसे नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये शहर पूछ रहा है। हमने आपको आपके जवाब में क्या दे दिया? राज्य बता दिया। तो आप शहर जम्मू कश्मीर में कौन सा शहर? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को किससे जोड़ते हैं? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, इसे याद रखें, ठीक है। ध्यान क्या देना एग्जाम में कि राज्य पूछ रहा है या शहर पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताया और चल दिया, शहर पूछा तो शहर बताओ, राज्य पूछा तो राज्य। मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा दोस्तों नेशनल हाईवे दोस्तों यही है, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह दोस्तों पूर्व और पश्चिम के जो गलियारे हैं ये किन शहरों को जोड़ते हैं? तो अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो पूरब दिशा में दोस्तों पश्चिम बंगाल है। क्या है दोस्तों? पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल है। और अगर हम पश्चिम की बात करेंगे दोस्तों तो पश्चिम में दोस्तों गुजरात है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल और गुजरात को लाके दोस्तों जोड़ता है। लेकिन पुनः याद क्या रखना है कि यहां पर शहर की बात कर रहा है, तो किस किस शहर को दोस्तों जोड़ते हैं? तो यह है गुजरात के पोरबंदर को किससे ले जाके जोड़ता है दोस्तों? यहां सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं यार, ये असम तक जाता है, ठीक है। ये असम तक जाता है। असम में एक जगह पड़ता है सिलचर। क्या पड़ता है दोस्तों? सिलचर। पहले दोस्तों ये रोड दोस्तों पश्चिम बंगाल तक था, लेकिन बाद में इस रोड को और आगे बढ़ा दिया गया, ये सिलचर तक जाता है, असम के सिलचर तक। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। आज भी परीक्षा आप एक लाइन किसी से पूछ के देखिए कि पूर्वी पश्चिम गलियारा कहां तक, वो पश्चिम बंगाल जाके रुक जाएगा। असम दोस्तों नहीं अपडेट होगा, उसे आप अपडेट कीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से राज्य पढ़ा था, सबसे बड़ा राज्य पढ़ा था। और सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? एरिया वाइज राजस्थान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राजस्थान। और एरिया वाइज दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन पढ़ा था, जिसका एरिया सबसे कम था? तो वह राज्य था दोस्तों गोवा। यही पढ़ा था ना। उसी तरीके से अब केंद्र शासित की बारी आ गई कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है। तो अपने पास दोस्तों अपडेट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ दोस्तों लद्दाख की? तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है। इसी दिन भारत में एकता दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखेगा लद्दाख, ठीक है। अच्छा ये पूछा कल को आपके दिमाग में आ जाए सर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी आ सकता है माइंड में ना कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सर? तब आप बताएगा दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन सा बताएंगे? सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप दोस्तों, राजधानी कवरत्ती है, ठीक है। ये दोस्तों सबसे छोटा है अगर आपसे छोटा पूछे तो। क्षेत्रफल बता रहा हूं मैं, यहां पे पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा किसकी बात कर रहा हूं? क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो आप याद रखेंगे। इसी तरह अगला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? किस हिसाब से बोल रहा दोस्तों? पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन वाइज क्या करना है आपको यहां बताना है केंद्र शासित प्रदेश। क्या बताना है? केंद्र शासित प्रदेश बताना, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दोस्तों नई दिल्ली की है। किसकी है दोस्तों? नई दिल्ली। यह भी तो यूनियन टेरिटरी में आता है, याद रखेंगे। हम लोग पीछे दोस्तों राज्य के बारे में पढ़े थे, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पी कर दे रहा हूं, सबसे ज्यादा सबसे कम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दोस्तों था उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम जो पॉपुलेशन था वो था दोस्तों सिक्किम का। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम था 6,10,000, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पुनः दोस्तों अभी तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछ लिया, अब मान लीजिए सबसे कम वाला भी पूछ ले तो पुनः आप लक्षद्वीप याद रखेंगे। लक्षद्वीप दोस्तों ये एरिया वाइज भी सबसे छोटा है, और लक्षद्वीप दोस्तों ये पॉपुलेशन वाइज भी दोस्तों सबसे छोटा है। तो दोनों पॉइंट को यहां हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। लक्षद्वीप एरिया के हिसाब से दोस्तों क्या है? सबसे छोटा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी दोस्तों क्या है? सबसे छोटा है। ये दोनों का एक ही जवाब है, इसे भी अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में दोस्तों विभाजित है? वो अलग अलग जगह 3 राज्यों में, ठीक है। तो आपने सुना होगा दोस्तों पुदुचेरी के बारे में, ठीक है। पुदुचेरी के बारे में, पुदुचेरी जिसे पहले हम पांडुचेरी भी कहते थे, पुदुचेरी, ठीक है। अब पुदुचेरी जो है दोस्तों इसका 3 हिस्सा कौन कौन सा, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। तो पुदुचेरी में दोस्तों आपने क्या क्या पढ़ा होगा? एक तो दोस्तों यनम पढ़ा होगा, एक माहे पढ़ा होगा, और एक कराईकल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कराईकल, ठीक है। ये 3 पढ़ा होगा। आपको थोड़ा सा डाउट जो दोस्तों वो कहां आ सकता है? इस चीज में आ सकता है
कि जो यनम है दोस्तों ये कहां पड़ता है, जो कराईकल ये कहां पड़ता है, यनम, माहे और कराईकल। ठीक है, ये चीजें दोस्तों हो सकता है आपके डाउट में और आपको न क्लियर हो कि अलग अलग ये कहां पड़ते हैं। तो मैं बात करता हूं दोस्तों पहले यनम की। यनम जो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यनम कहां स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोचिए एक केंद्र शासित प्रदेश वो तीन तीन राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। उसी तरह से जो माहे है दोस्तों, ये माहे कहां स्थित है, माहे केरल में स्थित है। माहे कहां स्थित है, केरल में। और जो कराईकल, यहां माहे और कराईकल में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो कराईकल दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक केंद्र शासित प्रदेश और वो तीन तीन राज्य में बटा हुआ है। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा यहां, कुछ वहां, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, लेकिन है बटा है तो अभी कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। करा भारत का एकमात्र बैरन द्वीप जो दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पर है दोस्तों। भारत में वैसे हम ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में दो ज्वालामुखी का नाम आता है। कितने ज्वालामुखी दोस्तों, दो ज्वालामुखी का नाम आता है। एक नाम आता है दोस्तों बैरन का, दूसरा नाम आता है नारकोंडम का। किसका नाम आता है, नारकोंडम का। बैरन दोस्तों ये अभी आप कह सकते हैं जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, एकदम से जागृत नहीं है, बस सक्रिय है। ठीक है, कभी भी दोस्तों विस्फोट हो सकता है इसमें। दूसरा दोस्तों जो है सुसुप्त ज्वालामुखी, क्या है, ये सो गया है, बहुत लंबे समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ। ठीक है, जो बैरन है दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये कहां स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह दोस्तों ये यहां पर स्थित है। तो इसे आप याद रखेंगे पहली बात। ठीक है, तो दोनों दोस्तों अंडमान निकोबार के अंतर्गत ही आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। वो सैडल पीक दोस्तों नारकोंडम के पास में स्थित है, इसे भी आप लगे हाथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो कुछ अच्छा पॉइंट है ना उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे करा दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, वो कौन से दो देश हैं जिसे मैकमोहन रेखा अलग करती है दोस्तों, तो मैकमोहन रेखा भारत एवं पाकिस्तान को दोस्तों विभाजित करती है। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान को दोस्तों अलग करती है। एक सवाल और आता है कि यह रेखा कब खींची गई, तो याद रखिए दोस्तों आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को दोस्तों ये रेखा एग्जिस्ट करना शुरू करी। मैं सॉरी रेड क्लिफ रेखा, यार कहां दिमाग जा रहा है मेरा। ठीक है, मैकमोहन की बात कर रहा हूं। मैकमोहन दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में खींची गई। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर गया, दिमाग में भारत पाकिस्तान चल रहा था। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा इसे याद रखेंगे। और जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा दोस्तों ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। किसके मध्य है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य दोस्तों ये रेखा स्थित है। और ये रेखा दोस्तों परीक्षा में आता है कि कब खींची गई, तो याद रखेगा आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को। एक सवाल दोस्तों यहां और छिपा हुआ है, पूछता सवाल कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य दोस्तों कौन सी रेखा है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां भी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है दोस्तों, यहां भी रेड क्लिफ है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जो बांग्लादेश था इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी वो रेड क्लिफ थी, और रेड क्लिफ दोनों तरफ थी। पश्चिम साइड का जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां भी रेड क्लिफ मिलेगी और पूर्वी साइड में भी रेड क्लिफ मिलेगी। हालांकि अब इसे कभी कभी 0 डिग्री भी बोल देते हैं। ठीक है, कि यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को कभी कभी 0 डिग्री लाइन भी बोल दिया जाता, बट एकदम एग्जैक्ट जो सही हो तो रेड क्लिफ ही सही है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि डूरंड रेखा जो है दोस्तों ये किन 2 देशों को अलग करता है, तो डूरंड रेखा दोस्तों ये एक 2 चीजों को अलग करता है। भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करता है, भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करता है। आप जानते हैं भारत अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दूसरा याद रखेगा दोस्तों ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को भी अलग करता है। किसे, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को भी अलग करता है। वो क्यों, क्योंकि जब ये रेखा खींचा गया ना, ठीक है, ये रेखा दोस्तों जब खींची गई, कब खींची गई जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये रेखा खींचा गया था दोस्तों 1893 ईस्वी में। जब ये रेखा खींचा गया तब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पाकिस्तान था ही नहीं। एक मिनट, मुझे लगता है बैटरी बंद होने वाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, ताकि मैं इसको चेंज कर लूँ। बैटरी बंद होने वाला था। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग बात करें दोस्तों कि 1893, बात मेरी समझ में आ गई। तो 1893 में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पाकिस्तान तो बाद में बना है। ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के लिए खींची गई थी। अब भारत के कुछ हिस्से, कुछ पश्चिमी हिस्से को काट करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया, इसलिए अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा आ जाती है, तो वहां भी दोस्तों डूरंड रेखा आ जाती है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन जानता कौन नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि आप जानिए, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, स्टडी 91 पढ़ रहे हैं, कम से कम उन्हें इन चीजों के बारे में
पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा कठिन सवाल मैं देना चाहता हूं आखिरी में। आपने 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसा कंफ्यूजन आता है, लेकिन इतना ज्यादा है नहीं। मैं आपको समझाता हूं एक एक चीज के बारे में। पहला सवाल है दोस्तों, 6 डिग्री चैनल पूछता सवाल कि 6 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है, या सवाल पूछकर पलट देता दोस्तों कि दो चीज दे देता है कि चलिए बताइए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल लगकर, ऐसे पूछता है सवाल। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर जो ग्रेट निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, सुमात्रा तो सर इंडोनेशिया में स्थित है। हाँ, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, द्वीप समूह है। देखिए द्वीप नहीं है, दुनिया का सबसे, ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर खाली द्वीप पूछे, द्वीप, ठीक है, तब आपका जवाब क्या होगा, ग्रीनलैंड होगा। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है। लेकिन यदि आपसे पूछे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह मतलब यहां एक द्वीप नहीं दोस्तों, कई सारे द्वीप हैं, तब दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, नुसंतरा, नई राजधानी बनी है, नुसंतरा इसकी राजधानी है, याद रखेगा। तो ये ग्रेट निकोबार को दोस्तों सुमात्रा से अलग करता है, कितने डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आप याद रखेंगे। सवाल ऐसे ही होता है। यह सवाल थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है कि सर मालदीव को मिनी काय से दोस्तों कौन अलग करता है, मालदीव को किससे दोस्तों, लक्षद्वीप के पास मिनी काय है, तो इसको कौन अलग करता है दोस्तों, याद रखेंगे, इसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे किया, यहां भी यम, यहां भी यम, ठीक है। तो यहां याद रखेगा मालदीव हो गया यम पे, क्योंकि दोनों यम है तो यम सेम होगा, यम से मालदीव और यम से दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनी काय। इस तरह से मैंने याद किया, आप भी देख लीजिए, इसी तरह से याद कर लीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। एक सवाल और आता है कि 8 डिग्री तो ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो दोस्तों, ये लक्षद्वीप जानते हैं ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज भी और जनसंख्या के हिसाब से भी, ठीक है। तो लक्षद्वीप को दोस्तों मिनी काय से अलग करता है, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, मिनी काय से अलग करता है कौन, याद रखेंगे 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसी तरह से सवाल आता है कि भैया ये बताइए 10 डिग्री चैनल जो है वो किसे अलग करता है। जब धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि देखिए 6 डिग्री सबसे नीचे, फिर 8 डिग्री इसके ऊपर, ऐसे करते ऊपर जाएंगे 10 डिग्री, तो यहां मिलेगा जो 10 डिग्री चैनल है, ये छोटा अंडमान को, अच्छा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह बहुत लंबे में फैला हुआ, ऊपर साइड अंडमान है, नीचे साइड निकोबार है, ठीक है। तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है, कार निकोबार, ये नाम ही इसका दोस्तों कार निकोबार है, ठीक है। कार निकोबार से कौन अलग करता है दोस्तों, ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सवाल चाहे ये वाला पूछ के इधर दे दे कि कौन सा चैनल इन्हें अलग करता है, या सीधे पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। इसी तरह से सवाल आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार परीक्षा में सवाल आता है, इसके बाहर नहीं जाएगा सवाल। आप स्टडी 91 पर हैं, मस्त होकर पढ़ते रहिए, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, कोई टॉपिक छूटता नहीं है। हिस्ट्री खत्म तो खत्म, पॉलिटी खत्म तो खत्म, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म तो खत्म, उसमें कोई बट नहीं है। अब इंडियन ज्योग्राफी का नंबर आया, ये भी समाप्त होगा। और इंडियन ज्योग्राफी का तो नोट्स भी अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, इसके अलावा डिटेल में फ्री वीडियो भी अवेलेबल है। तो आपको लगता है कि नहीं नितिन सर से पेड क्लास लेना चाहिए तो लीजिए, नहीं लगता तो आप फ्री वाली क्लास तो पढ़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए भाई, क्यों डरते हैं आप लोग, पैसा नहीं लगेगा कॉल करने का, ठीक है। कोई चीज आपको फ्री में चाहिए कि सर हम फ्री में कहाँ से पढ़ें, सर फ्री में नोट्स कहाँ से मिलेगा, फ्री में एग्जाम कहाँ, भैया पैसे हर बार हम नहीं मांगते भाई, ठीक है। जो अच्छा लगे आपको तो हमारे पेड प्रोग्राम से जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है आप फ्री वाले प्रोग्राम से जुड़िए, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो आप आइए, बहुत सारे सवाल यहाँ मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सब कुछ यहाँ दिया गया है। और इसी के साथ ये सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।